Hello friends, welcome to Codebase. It's me Deepesh, and in this video we are going to look how to handle MySQL database with Python. Means कैसे हम Python की कोडिंग में SQL की कमांड लिख के MySQL database को एक्सेस कर सकते हैं and how we handle the MySQL database for updating, inserting and manipulate the table in a database by using Python programming. So let's start the video. हम पाइथन को MySQL के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, पाइथन की प्रोग्रामिंग से हम MySQL को कैसे हैंडल करेंगे, MySQL पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कैसे हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसमें टेबल्स क्रिएट करेंगे और कैसे हम उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, ये हम आज के वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MySQL डेटाबेस। तो MySQL डेटाबेस जो होता है एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। अब रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जिसमें जो डेटा स्टोर होता है वो रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। यदि हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस होते हैं जिसमें से एक MySQL है। आप जो MS एक्सेस यूज करते हैं, जो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक MS एक्सेस करके सॉफ्टवेयर आता है, वो भी एक रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही MySQL भी एक रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो हम पाइथन के साथ जिस डेटाबेस पे काम करने वाले हैं वो है एक रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें हम डेटा को अरेंज करेंगे या डेटा को इंसर्ट करेंगे, उसको हम टेबल के फॉर्मेट में करते हैं। मतलब उसमें जो होता है टेबल्स होती हैं जिसमें रो एंड कॉलम होती हैं जिसमें हम डेटा मैनेज करते हैं और उसी टेबल पर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो MySQL डेटाबेस के बारे में और जानकारी के लिए मैं आगे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ MySQL डेटाबेस की। तो उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि MySQL डेटाबेस को कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्वेरीज यूज होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें भी हम MySQL की क्वेरी, कुछ बेसिक क्वेरी है जो हैं वो हम आज यहाँ पर लगाने वाले हैं, आज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको MySQL के बारे में पता चल जाएगा और मोर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैं अपनी एक सीरीज बनाने वाला हूँ MySQL डेटाबेस की। तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उस डेटाबेस में। तो अभी हम बात करते हैं कि हम MySQL अभी कैसे यूज कर रहे हैं। तो MySQL को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। आप स्पेशल सॉफ्टवेयर, यदि आप नेट पर जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे MySQL तो आपको MySQL डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आप, उस पर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि हम CMD पे काम करते हैं, वैसे हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर पे आप कमांड लिख के टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आप कमांड लिख के डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कमांड लिख के डेटा अपडेट कर सकते हैं। बट मैं जो अभी MySQL डेटाबेस यूज करने वाला हूँ वो एक यूजर इंटरफेस, मतलब हम वहां पर अपने माउस क्लिक से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक हमको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा वो MySQL डेटाबेस, जिसमें हम बिना क्योरी के भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बिना क्योरी के भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो क्योरी का यूज करके ही करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि अभी हम जो MySQL डेटाबेस यूज करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं XAMPP। अब ये XAMPP सॉफ्टवेयर क्या होता है? XAMPP सॉफ्टवेयर जनरली PHP के लिए यूज किया जाता है। PHP पे जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि एक लैंग्वेज है जिससे हम वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमको चाहिए पड़ता है एडिटर, सर्वर और डेटाबेस। तो एडिटर तो हम ड्रीमवीवर भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में एडिटर है PHP प्रोग्रामिंग करने के लिए। लेकिन जो डेटाबेस है, यदि हम लोकली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब जब हम अभी अपने लोकल होस्ट पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं PHP की, जब हम अपनी वेबसाइट को सर्वर पे या लाइव नहीं कर रहे हैं, जब लोकल हम क्रिएट कर रहे हैं या उसको डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोकल सर्वर, जिसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं, या हम MySQL लोकल डेटाबेस का उपयोग करते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए, मतलब PHP पे काम करने के लिए हमको चाहिए पड़ता है एक सर्वर जो कि लोकल होस्ट कहलाता है, लोकल सर्वर कहलाता है, और एक चाहिए पड़ता है हमको डेटाबेस। तो जनरली जब हम PHP पे काम करते हैं तो हम इस कंट्रोल पैनल, जो कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है XAMPP कंट्रोल पैनल,
इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें हमको फंक्शनलिटी मिल जाती है अपाचे सर्वर की, जो कि एक लोकल होस्ट सर्वर है जो कि पोर्ट 80 पे काम करता है, और हमको इसी में मिल जाता है MySQL डेटाबेस। तो जब हम PHP पे काम करते हैं तो हमें अलग अलग अपाचे या MySQL सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसको कंट्रोल पैनल को इंस्टॉल करते हैं, XAMPP कंट्रोल पैनल को, इसी में हमको अपाचे एंड MySQL की सर्विस मिल जाती है। और एक बात और बता दूं आपको, यदि आप PHP पे काम करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, XAMPP सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, तो इसमें आपको PHP सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं PHP, तो उसमें PHP फिर अलग अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको इंस्टॉल करते तो इसमें आपकी PHP भी इंस्टॉल हो जाती है, अपाचे भी इंस्टॉल हो जाती है और MySQL भी इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन अभी हम यहाँ पर PHP की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पाइथन की बात कर रहे हैं। तो पाइथन में MySQL डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमको एक MySQL डेटाबेस चाहिए। तो हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं MySQL, वो इसी का यूज कर रहे हैं। हमने अलग से अपने सिस्टम पे कोई डेटाबेस इंस्टॉल नहीं किया है MySQL का, हम इसी XAMPP कंट्रोल पैनल का MySQL डेटाबेस हैंडल कर रहे हैं, और इसी डेटाबेस को हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग से लिंक करेंगे। तो इसको मैं हैंडल करना आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा MySQL लिखा हुआ है और ऊपर अपाचे लिखा है। अब ये MySQL की सर्विस तभी ऑन होगी जब हम ये अपाचे डेटाबेस को, सॉरी, अपाचे सर्वर को ऑन करेंगे। तभी देख रहे हैं आप, ये जो अपाचे सर्वर है ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का इसमें बैकग्राउंड बना हुआ है, और MySQL में ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, मतलब अपाचे सर्वर भी अभी स्टार्ट है और MySQL डेटाबेस भी अभी स्टार्ट है। यदि मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अपाचे सर्वर बंद हो गया। अब अपाचे सर्वर बंद हो गया तो MySQL डेटाबेस भी नहीं चलेगा, और हमको MySQL डेटाबेस भी बंद करना है तो हम इस तरीके से बंद कर सकते हैं। और अगर हमको फिर से अपाचे सर्वर को ऑन करना है तो आप यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया। और आपको MySQL डेटाबेस स्टार्ट करना है तो आप MySQL डेटाबेस को यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करेंगे तो अपाचे का जो फ्रंट पेज है, सर्वर का फ्रंट पेज है, वो हमारे सामने ब्राउजर पर ओपन होगा, क्योंकि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन ऑलवेज ब्राउजर पर ही यूज की जाती है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा, ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो गया और यहाँ पर हमारे अपाचे सर्वर, मतलब जो XAMPP का फ्रंट पेज जो है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर मैं अगर यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटाबेस भी आ जाएगा। तो ये है हमारा डेटाबेस जिसको हम बोलते हैं PHP MyAdmin। तो ये भी एक MySQL डेटाबेस है। तो इसी को हम एक्सेस करेंगे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग से। पाइथन प्रोग्रामिंग का उपयोग करके हम यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे, मतलब ये ही हमारा MySQL डेटाबेस है जिसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग से यूज करने वाले हैं। तो इसको मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ना ओपन करके मैंने इसको मोजिला पे ओपन कर दिया हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर प्रेफर नहीं करता हूँ, या तो मैं मोजिला फायरफॉक्स करता हूँ या फिर तो गूगल क्रोम प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपाचे सर्वर ऑन करके रखा हुआ है और साथ में MySQL डेटाबेस ऑन करके रखा। तो ये पूरा MySQL डेटाबेस का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर आपको डेटाबेस मिल जाएंगे जो जो बने होंगे इसमें। तो ये सारे डेटाबेस की लिस्ट है। फिर हम आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने temp1 नाम का एक डेटाबेस बना के रखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेबल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल बनी हुई है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट टेबल बनी हुई है, अब स्टूडेंट में देखते हैं स्टूडेंट में कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है टेबल पर। यहाँ देखिए स्टूडेंट टेबल पे ये रिकॉर्ड है जिसमें नेम और एज लिखा हुआ है। ऐसे ही आप हर कई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और कई डेटाबेस के अंदर कई टेबल्स यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ हमको कोई कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ पर माउस से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और माउस से ही टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको होम पे जाना है तो आप यहाँ पर होम पे जा सकते हैं। यहाँ आपको SQL की कमांड लिखना है तो आप यहाँ पर SQL की कमांड लिख सकते हो। ये यहाँ पर SQL की जो कमांड होती हैं, क्वेरी बोलते हैं जिनको, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी और डेटाबेस क्रिएशन की क्वेरी, जितनी भी SQL की क्वेरी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर एक चीज होती है यहाँ पर यूजर अकाउंट। तो यूजर अकाउंट में यहाँ पर जो डिफॉल्ट यूजर अकाउंट बने हुए हैं तो हम इन्हीं का यूज करेंगे। जैसे ये एक यूजर अकाउंट बना हुआ है रूट, जिसमें होस्ट नेम है लोकल होस्ट, पासवर्ड इसका कुछ नहीं है और इसको ऑल प्रिविलेज है। ऑल प्रिविलेज का मतलब ये कि इस यूजर से हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अभी हम काम करने वाले हैं पाइथन पे, और पाइथन से ही हम इसी डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो ये तो हो गया MySQL का इंट्रोडक्शन कि MySQL को हम कैसे ओपन करेंगे, MySQL हम कैसे काम करेंगे, कहाँ हमारा डेटाबेस होगा, कहाँ टेबल होगी, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यही MySQL है, इसी डेटाबेस को हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग से एक्सेस करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की कोडिंग कहाँ। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की कोडिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं VS कोड स्टूडियो। अब ये VS कोड स्टूडियो, जैसा कि आपने सुना होगा, ये एक एडिटर है। VS कोड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सब मैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में बता चुका हूँ। जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो इसके साथ मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे अपने उस वीडियो की लिंक भी पेस्ट कर दूंगा, या उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे, और साथ में VS कोड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे पाइथन के साथ कॉन्फ़िगर करना है, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो मैंने अभी VS स्टूडियो में पाइथन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखी हुई है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यदि आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको VS कोड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको इस VS कोड स्टूडियो में भी पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्सटेंशन होते हैं कुछ, तो यहाँ आप एक्सटेंशन पे जाएंगे तो एक्सटेंशन पे जब आप पहली पहली बार इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन में आएगा और यहाँ पर पाइथन शो होगी आपको, तो यहाँ आप पाइथन पे इंस्टॉलेशन पाइथन पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने सब उस वीडियो में बताया हुआ है पहले ही, तो अभी मैं इसका डिस्कशन नहीं कर रहा कि इसको कहाँ से इंस्टॉल करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, वो आप उस वीडियो को देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। और रही बात जैम्प की, तो जैम्प को इंस्टॉलेशन की लिंक मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा कि जैम्प को कहाँ से इंस्टॉल करना है। वो लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जैम्प कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो जैम्प इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको उस सॉफ्टवेयर को EXE फाइल को इंस्टॉल करके नेक्स्ट 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 करते जाना है, और जब जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसा कंट्रोल पैनल आपको मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं VS कोड स्टूडियो की। तो VS कोड स्टूडियो में मैंने यहाँ पर बेस बेस जो है, बेस जो हम बोलते हैं, ये जो होता है टर्मिनल कहलाता है, बेस टर्मिनल। तो ये जो होता है टर्मिनल, जिस पर हम कर सकते हैं कमांड पे काम। मतलब यदि आपने गिट बेस बोलते हैं, इसको गिट बैश बोलते हैं, तो गिट बैश जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और अपने VS कोड स्टूडियो के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो गिट बैश का मतलब ये है कि आप इसमें कमांड लिख सकते हो, वो कमांड जो कि लाइनेक्स पे लिखी जाती है, और जो जो ज़्यादातर डेवलपर हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज के डेवलपर हों, वो ज़्यादातर कमांड जो होते हैं वो लाइनेक्स कमांड लिखना प्रेफर करते हैं। जैसे मैं भी लाइनेक्स कमांड लिखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यदि हम यहाँ पर गिट बैश इंस्टॉल नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमको एक नॉर्मल शेल कमांड प्रॉम्प्ट भी मिल सकता है। यहाँ पर जब आप गिट बैश इंस्टॉल नहीं करते तो यहाँ पर शेल कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो उस पे जो कमांड लिखते हैं वो डॉस की कमांड होती है, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो लाइनेक्स की कमांड को लिखना प्रेफर करता हूँ। इसलिए मैंने इस VS कोड स्टूडियो में गिट बैश को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैं कमांड लिख सकता हूँ वो सारी कमांड जो होती हैं वो लाइनेक्स की होती हैं। तो अगर आप गिट बैश को इंस्टॉल ना भी करेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप गिट बैश इंस्टॉल नहीं करते तो आपको शेल कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है, तो शेल में आप ms.c कमांड से भी काम कर सकते हैं। और यदि आपको कमांड नहीं भी लिखना तो आप यहाँ से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये जो आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ से आसानी से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और आपको कोई फाइल को ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, फाइल फोल्डर ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो अभी मैं केवल आपको यहाँ पर कोडिंग करना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशन इसको कॉन्फ़िगर करना अपने पहले के वीडियो में बता दिया है। वो वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम पाइथन में डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो पाइथन का अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर किया हुआ है तो उसके साथ आपको डेटाबेस का मॉड्यूल नहीं मिलता है। डेटाबेस का जो पैकेज होता है वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कमांड लिखी हुई है,
import mysql.connector। तो ये सबसे पहली कमांड जो है, सबसे पहली लाइन जो है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में लिखी जाती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, mysql.connector। अब इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग से हम अपने MySQL डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमको ये इंपोर्ट करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट mysql.connector। अब ये पैकेज, जैसे कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो प्रोग्राम को रन हम यहाँ पर कमांड लिख के भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये आइकन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कमांड लिख के कर रहा हूँ, जैसे मेरे को ये रन करना है तो पाइथन स्पेस फर्स्ट डॉट पी वाई। तो यहाँ पर ये कमांड हमारी आसानी से रन हो चुकी है। क्यों रन हो चुकी है, क्योंकि हमने इसका जो MySQL कनेक्टर पैकेज है पाइथन में, वो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। वो भी आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा जब आप MySQL को अपने पाइथन प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करेंगे या पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ MySQL को यूज करेंगे। तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो कमांड होती है वो है यहाँ पर pip install mysql डैश कनेक्टर डैश पाइथन। तो ये पूरी कमांड जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। किसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, MySQL का पैकेज, तभी आपका डेटाबेस जो है पाइथन प्रोग्रामिंग से कनेक्ट हो पाएगा। जैसे अगर मैं इस कमांड को कॉपी करूं और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, जैसे, तो आप यहाँ पर जैसे अगर आप डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करके यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो तो अच्छी बात है। ये तो यहाँ पर यहाँ पर जो है सेल कमांड भी होती है। सेल कमांड, अभी तो मैं गेट बेस पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर सेल कमांड फ्रॉम भी होती है। यदि आप गेट बेस को कॉन्फ़िगर नहीं करते तो उस पर भी आप ऐसा लिख के इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एंटर किया, मैंने ये कमांड लिखी और एंटर किया। थोड़ी देर बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमको। ये देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई का मतलब ये है कि मैंने ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। यदि आपने इंस्टॉल करके नहीं रखा होगा तो जब आपने ये ऐसा फर्स्ट प्रोग्राम रन किया ना, तो फर्स्ट प्रोग्राम रन करने पर आपको एरर प्राप्त होगी, क्योंकि आपको वह पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए कमांड होती है। इस कमांड को, अगर आपको MySQL पैकेज इंस्टॉल करना है पाइथन के साथ, तो इस कमांड को आप CMD में भी टाइप कर सकते हो। मतलब जो CMD कमांड प्रॉम्प्ट होता है उस पर भी आप ऐसा टाइप करके एंटर करोगे तो अभी आप जो MySQL का पैकेज है वो इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से आप MySQL का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग से डेटाबेस, MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। यदि ये पैकेज आप इंस्टॉल नहीं करते हैं तो MySQL डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये हो गया हमारा पहला इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताया है कि हमको सबसे पहले MySQL कनेक्टर पैकेज जो है वो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस कमांड से। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कनेक्शन स्ट्रिंग की। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो आपको ये MySQL इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्शन इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद ये कनेक्शन स्ट्रिंग होती है MySQL को कनेक्ट करने के लिए पाइथन में। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग होती है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आता है होस्ट। तो अभी हमारा जो होस्टिंग, अभी जो होस्ट कर रहा है, जो सर्वर हमने अपाचे सर्वर यूज किया है, या जो होस्ट है वो हमारा क्या है, लोकल होस्ट। वो हमारा क्या है, लोकल होस्ट है। यदि हम इस डेटाबेस को कहीं लाइव एक्सेस कर रहे होते तो उस होस्ट का नाम या उस होस्ट का IP एड्रेस आता है यहाँ पर, लेकिन अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो होस्ट होगा वो होगा लोकल होस्ट। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, जो हमारा MySQL रन कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस कंट्रोल पैनल पर, यहाँ पर MySQL जो है वो किस पोर्ट पे चल रहा है, 3306। और हमारा जो सर्वर चल रहा है वो किस पे चल रहा है, पोर्ट 80 पे। तो 3306 जो है वो हमारे MySQL का पोर्ट नंबर है। तो यहाँ पर आपको पहले यहाँ पे पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये XAMPP कंट्रोल पैनल का MySQL यूज कर रहे हैं। फिर आपको देना पड़ेगा यहाँ पर यूजर नेम। अब ये कौन सा यूजर नेम है और कौन सा पासवर्ड है ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे जब हमने यहाँ पर MySQL डेटाबेस देखा था, तो यहाँ पर जब आप यूजर पे गए थे, यूजर कंट्रोल, यूजर अकाउंट,
तो यहाँ पर मैं कौन सा यूजर एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमको ये माइस्क्यूएल एक्सेस कनेक्ट करना है अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ। तो यहाँ पर मैं यूजर देख रहा हूँ कौन सा यूजर, रूट, और इसका जो होस्ट है वो क्या है, लोकल होस्ट, और यहाँ पर पासवर्ड जो है वो नहीं है, क्योंकि पासवर्ड हमने यहाँ पे लगा के रखा था। ऑल प्रिविलेज का मतलब होता है कि आप इस यूजर के साथ सारे ऑपरेशन, सारी क्वेरी जो है एमएस, जो आप माइस्क्यूएल की सारी क्वेरी हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं, या अपने डेटाबेस के साथ लगा सकते हैं। इसी का मतलब होता है। तो ये यूजर हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं यूजर नेम हमारा रूट है, और पासवर्ड हमने कुछ नहीं दिया है वहां पर, इसलिए हमने पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो ये हो गई हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसको हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे जो कि होगा कौन। और अगर हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइस्क्यूएल डॉट कनेक्शन, माइस्क्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट, मतलब जो कौन है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, हमारी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है। कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब यहाँ से ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग से माइस्क्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट कर रही है, और ये कौन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रोग्राम ये जब हमने रन किया तो यहाँ पर क्या बता रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट। फिर हम बात करते हैं आगे कि इसके आगे हमको क्या करना है। तो जैसा कि यदि हमको, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग से लोकल होस्ट में रखे हुए एक मतलब माइस्क्यूएल सर्वर, माइस्क्यूएल डेटाबेस जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग लगा ली उसको कनेक्ट करने के लिए अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस को। ये होस्ट लिख लिया हमने, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर दे दिया, यहाँ पर यूजर नंबर, यूजर नेम दे दिया रूट, और इसका पासवर्ड दे दिया हमने ब्लैंक। क्यों? क्योंकि हमने जो माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं उसका जो पासवर्ड है वो कुछ नहीं है, रूट यूजर है, और होस्ट जो है वो लोकल होस्ट है। अब ये हमने कनेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड जो होती है वो एक होती है कॉन डॉट कर्सर। अब ये कॉन डॉट कर्सर क्या होता है, तो कर्सर यूज फॉर ट्रैवर्स द डेटाबेस, मतलब हम डेटाबेस की ट्रैवर्सिंग के लिए, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम कर्सर यूज करते हैं। तो कर्सर एक फंक्शन है जो कि इस माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर के अंदर है, उस फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ हमने कर लिया कॉन डॉट कर्सर, और उसको स्टोर कर लिया एक वेरिएबल में, माई कर्सर में। तो कर्सर जो है वो डेटाबेस को ट्रैवर्स करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर हमने सबसे पहली क्वेरी जो कि एसक्यूएल क्वेरी होती है, सबसे पहली क्वेरी हमने लगाई डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। जो एसक्यूएल की क्वेरी लगाई जाती है पहली डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, कुछ इस तरीके से लगाई, जैसे हमें क्रिएट करना है क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पर मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्लॉय नाम का। एम्प्लॉय नाम का मैं यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगी क्वेरी एक वेरिएबल, और उसमें हमने माइस्क्यूएल की क्वेरी रखी क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। ये होती है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने की क्वेरी। फिर हमको इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो हम ऐसा लिखेंगे, हमारा जो कर्सर है वो क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करता है और डेटाबेस को ट्रैवर्स भी करता है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, मतलब माई कर्सर जिसके पास, जिससे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर डॉट एग्जीक्यूट मेथड यूज की हमने, और एग्जीक्यूट मेथड के अंदर हमने एक क्वेरी पास कर दी जो हमारी यहाँ पर क्वेरी है। तो कर्सर इज आल्सो यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, मतलब माई कर्सर जो डेटाबेस को ट्रैवर्स करेगा, क्वेरी को एक्सेस करने के काम आती है। और फिर उसके बाद यूज किया डॉट हमने एग्जीक्यूट फंक्शन, और एग्जीक्यूट फंक्शन या मेथड कहें इसको, और फिर उसके अंदर प्लेस कर दी हमने क्या, क्वेरी। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें यूज करना है कमिट मेथड। अब कमिट क्या होता है, इट्स गुड प्रैक्टिस टू यूज कमिट आफ्टर क्वेरी एग्जीक्यूटिंग, मतलब हमको हमेशा क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद कमिट मेथड का उपयोग करना कंपलसरी होता है। कंपलसरी तो नहीं कह सकते, लेकिन आप अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको कमिट मेथड लगाना बहुत जरूरी होता है। जरूरी भी होता है इसलिए क्योंकि अगर आप गुड प्रोग्रामर हैं, अच्छे प्रोग्रामर हैं, तो आपको कमिट मेथड लगाना जरूरी है। तो हमने कॉन के बाद इसको कमिट किया, और फिर उसके बाद अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा ये डेटाबेस जो है एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस, वो कहाँ क्रिएट हो जाएगा, वो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर डेटाबेस में। तो यहाँ देखिए डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम का भी कोई डेटाबेस यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस जो है वो यहाँ पर
क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं लिखता हूँ पाइथन स्पेस THIRD, मेरी फाइल का नाम .py और एंटर। यहाँ पर कुछ एरर आ रही है। अब एरर इसलिए आ रही है क्योंकि कांट क्रिएट डेटाबेस टैम्प वन डेटाबेस एग्जिस्ट, क्योंकि ये प्रोग्राम में हमने चेंजेस किया, यहाँ मैंने एम्प्लॉय डेटाबेस दिया लेकिन इसको सेव नहीं किया, तो वो टैम्प वन डेटाबेस ऑलरेडी है हमारे डेटाबेस में, इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लेता हूँ और फिर से रन करूंगा। तो यहाँ देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, मतलब हमारा जो एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। यहाँ देखिए ये एम्प्लॉय नाम का जो डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये तो अभी यहाँ पर कोई टेबल नहीं बनी हुई, केवल एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय डेटाबेस। तो अब हम आगे देखते हैं कि हम इस डेटाबेस पर और क्या काम कर सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर होम पर आ जाता हूँ और यहाँ पर डेटाबेस को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये अभी हमारी ये जो मेथड थी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्वेरी यूज कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हम अपने डेटाबेस को जो हमारे बने हुए हैं माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर में, उसको कैसे शो करते हैं। ये पूरे डेटाबेस बने हुए हैं। अब अगर हमको देखना है कि हमारा डेटाबेस क्या माइस्क्यूएल में प्रेजेंट है या नहीं है, या सारे डेटाबेस हमको देखना है, तो हम उसको किस तरीके से देख सकते हैं, क्या क्वेरी यूज करते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो डेटाबेस हम जो क्वेरी लगाने वाले हैं वो शो डेटाबेस की क्वेरी है। तो यहाँ पर वही चीज ली हुई है, पहले माइस्क्यूएल कनेक्शन इंपोर्ट किया हुआ, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग लगाई हुई है, फिर माई कर्सर कर्सर को यहाँ पर हमने एक्सेस किया हुआ है। फिर यहाँ पर हमने फिर से मतलब ये ऊपर वाली लाइन सेम है, केवल चेंजेस कहाँ पर है, यहाँ पर। तो क्योरी हमने यहाँ पर जो यूज की है, अब हम यूज कर रहे हैं शो डेटाबेस। मतलब यदि हमको अपने डेटाबेस से माइस्क्यूएल डेटाबेस से सारे डेटाबेस को शो करना है, तो उसके लिए जो क्वेरी होती है वो होती है शो डेटाबेस। फिर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ऐसा लिखा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो पूरा शो हो, तो हम उसमें फॉर लूप लगा सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप माई डेटाबेस इन माई कर्सर, क्योंकि ये क्वेरी जो लगा रहे हैं वो किस में स्टोर हो रही है, क्वेरी में। और क्वेरी को हमने किस में डाल दिया, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन के, मतलब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर क्वेरी प्लेस कर दी। तो अब अगर हमको इस क्वेरी पर, मतलब ये जो हमारा डेटाबेस सारे आ रहे हैं, तो जो भी डेटाबेस आ रहा है वो सब यहाँ पर मिल रहा है हमको। अब इस डेटाबेस पर हमको क्या करना है, हमको फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप क्यों लगाना है, क्योंकि हम एक एक डेटाबेस को देखना चाहते हैं। तो इस माई कर्सर के अंदर हमारे पूरे डेटाबेस आ गए जब हमने ऐसा किया ना, एग्जीक्यूट क्वेरी, मतलब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। क्वेरी में क्या है, हमारी क्वेरी, और एग्जीक्यूट कर रही है। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं मेथड यूज की, और इसको कौन एक्सेस कर रहा है, डॉट माई कर्सर। तो माई कर्सर में हमारे पूरे डेटाबेस रखे हुए हैं। अब डेटा माई कर्सर से डेटाबेस को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर लूप लगा सकते हैं। तो फॉर लूप डेटाबेस नेम इन माई कर्सर, और फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने डेटाबेस नेम। तो एक एक डेटाबेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाए हुए हैं। तो फॉर ऑन कर्सर फॉर प्रिंट डेटाबेस नेम इन टपल, तो जो भी डेटाबेस प्रिंट होंगे, अब जो भी हमारे माइस्क्यूएल में डेटाबेस रखे हुए हैं और हमने माई कर्सर पे यहाँ पर फॉर लूप लगाए हुए, तो पूरे डेटाबेस यहाँ पे टपल के फॉर्म में प्रिंट होंगे। और फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, हमने कमिट किया हुआ है अपनी क्वेरी को, और फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारे सारे डेटाबेस यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ और फिर उसके बाद कमांड लिख रहा हूँ यहाँ पर पाइथन स्पेस 4 डॉट py। तो यहाँ पर देखिए जो भी डेटाबेस हैं हमारे डेटाबेस में बने हुए, हमारे माइस्क्यूएल के जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो भी डेटाबेस हैं, यहाँ पर जो भी डेटाबेस यहाँ पर मौजूद हैं वो सारे डेटाबेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये
ये एम्प्लॉय आ गया फर्स्ट डीबी, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, न्यू डेटाबेस, टेम्प वन। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को शो कर सकते हैं, जो भी डेटाबेस हमारे MySQL के सर्वर में है या MySQL डेटाबेस में, उन सभी डेटाबेस को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं फॉर लूप लगा के। और इसका दूसरा तरीका भी है, यदि आपको डेटाबेस लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट माई कर्सर डॉट फैच ऑल। फैच ऑल क्या करेगा, सारे डेटाबेस को फैच करेगा, लेकिन किसके फॉर्म में करेगा, लिस्ट के फॉर्म में। तो इसको भी हम देख लेते हैं रन करके। यहाँ देखिए जो डेटाबेस आ रहे हैं वो लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, एम्प्लॉय, फर्स्ट डीबी, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, न्यू डेटाबेस, परफॉर्मेंस स्कीमा। ये सारा डेटाबेस जो है ये टपल के फॉर्म में ही है, लेकिन टपल जो है वो किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर है। तो हम ये फैच ऑल मेथड भी लगा सकते हैं अपने डेटाबेस को देखने के लिए। तो ये जब हम यूज करते हैं जब हमको डेटाबेस को शो करना रहता है। अब हम आगे क्या करेंगे, हम अब डेटाबेस पर अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो हमने क्वेरी लगा के क्रिएट किया हुआ है। तो अब हम उस डेटाबेस को यहाँ प्लेस कर देंगे अपने कनेक्शन स्ट्रिंग में। तो आगे देखते हैं, अब हमको क्या करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, सॉरी, टेबल क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं जो कि एम्प्लॉय नाम का बन चुका है। अब हमको क्रिएट करना है टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए वैसे ही होगा, पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको कनेक्शन स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। अब कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या किया है हमने, हमको टेबल क्रिएट करना है तो कनेक्शन स्ट्रिंग में ही हम डेटाबेस का नेम दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने डेटाबेस लिखा हुआ, तो डेटाबेस जो भी हमने क्रिएट किया वो कौन सा डेटाबेस है, एम्प्लॉय। ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, EMPLOYEE। यहाँ पे स्मॉल में है तो यहाँ पर भी स्मॉल में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने होस्ट नेम दे दिया लोकल होस्ट पोर्ट 3306 जिसमें हमारा डेटाबेस चल रहा है, यूजर दे दिया रूट, पासवर्ड दे दिया और अपने डेटाबेस का नाम दे दिया। अब इस डेटाबेस में हम क्या करेंगे, क्वेरी प्लेस करेंगे। कौन सी क्वेरी प्लेस करेंगे, हम क्रिएट टेबल की क्वेरी। तो अभी मैंने एक तरीका बताया आपको क्वेरी लिखने का, आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं क्वेरी लिखने का। तो माई कर्सर, ये माई कर्सर और कॉन डॉट कर्सर ये हमको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि कर्सर ही हमारे डेटाबेस को ट्रैवर्स करता है। फिर उसके बाद आपको क्वेरी यूज करनी है, तो आप इस तरीके से भी क्वेरी लिख सकते हैं जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं। ये हमने क्वेरी लिखी हुई है, क्वेरी इक्वल टू क्रिएट टेबल। कौन सी क्वेरी होती है, क्रिएट टेबल करने के लिए ये क्वेरी होती है MySQL में। क्रिएट टेबल, किस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं हम, स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, और स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन से होंगे, तो कॉलम होगा, सबसे पहला होगा नेम, और जिसका डेटा टाइप क्या होगा, वेर केयर। वेर केयर का मतलब होता है कि आप उसको करेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हो, या वेर केयर में सब आ जाते हैं, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। लेकिन अभी हमको क्या लिखना है, जो नेम होता है जनरली टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, हम इसमें टेक्स्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये यूज होता है डेटा टाइप। और उस जो भी आप लिख रहे हो, जैसे आपने नेम लिखा, तो जो भी आप नेम लिखने वाले हो उसकी मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 255। इसलिए हम यहाँ पर लेंथ देते हैं कि हम जो लिखने वाले हैं नेम, स्टूडेंट का नेम जो लिखेंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 255। और फिर उसके बाद हमने दिया हुआ है एज, और एज जो है यहाँ पर हम इंटीजर रखते हैं, क्योंकि इंटीजर एज जो है हमेशा किसमें होती है, इंट में होती है। तो यहाँ हम एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टेबल का नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय EMP इन्फो। EMP इन्फो में सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा नेम, तो यहाँ पे मैं कैपिटल कर देता हूँ नेम, वेर केयर में 25, यहाँ पर एज हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक और चीज दे सकते हैं, एड्रेस। और एड्रेस में मैं भी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, वेर केयर, और वेर केयर में डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 500। तो अभी हम कौन सी टेबल बना रहे हैं, यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं कौन सी टेबल, एम्प्लॉय इन्फो, जिसमें फील्ड्स क्या होंगे, अभी तो हम फील्ड्स अकेली डाल रहे हैं। तो सबसे पहली फील्ड होगी नेम, जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी 255, मतलब आप जो भी नेम है वो नेम की मैक्सिमम लेंथ कितनी रख सकते हैं आप, 255 करेक्टर, और वो टाइप क्या है, वेर केयर, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एज जो कि इंटीजर फॉर्म में होगी, एड्रेस जो कि वेर केयर फॉर्म में होगा, और जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी 500 कैरेक्टर।
तो ये एक हम टेबल बना सकते हैं। तो इस क्वेरी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यदि हम अभी हमने ये तरीका देख लिया है, अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, अपनी क्वेरी यहाँ पर पेस्ट कर दी है। यहाँ मैंने क्वेरी को जो है वो पेस्ट कर दिया है और हम ऊपर वाली क्वेरी को क्या कर देते हैं, यहाँ हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेरी यूज करेंगे इस माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मेथड के अंदर। यहाँ पर पहले मैं क्वेरी वेरिएबल रख रहा था, अब यहाँ पर मैंने सीधे क्वेरी प्लेस कर दी है। टेबल को क्रिएट करने के लिए फिर हमने कॉन डॉट कमिट यूज किया और कॉन डॉट क्लोज, मतलब हम डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और फिर रन करूंगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, इसका नाम है 5.py। सॉरी, कमांड में तूने पूरा नहीं लिखा, पाइथन 5.py। तो पाइथन कमांड पाइथन लिखने से ये प्रोग्राम रन हो जाती है, मतलब ये फाइल रन हो जाती है। तो आपको क्या लिखना पड़ता है, पाइथन और फाइल का नाम .py। तो यहाँ पर अभी हमारी कोई एरर नहीं आ रही, मतलब ये जो टेबल है वो हमारे डेटाबेस या एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुकी है। इसको देखने के लिए चलते हैं अपने डेटाबेस पे, एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए एम्प्लॉय इन्फो नाम की एक टेबल बन चुकी है। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है टेबल का, तो स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। या आप ब्राउज पे भी क्लिक कर सकते हो। ब्राउज पे क्लिक करने वाले स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमको। तो इस टेबल में, कौन सी टेबल में, ये ये दिख रहा है टेबल नेम एम्प्लॉय इन्फो। इसमें क्या क्या हेडिंग हो गई हमारी, एम्प्लॉय का नेम आएगा जिसका टाइप क्या हो गया वेरकेर और मैक्सिमम कैरेक्टर क्या होगा 255। और एक और इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एज जो कि इंट टाइप की होगी और इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी 11। फिर क्या होगा, एड्रेस, एड्रेस भी वेरकेर में और उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी 500। मतलब ये तीन हेडिंग जो है हमने इस टेबल में दे दी। अब हम क्या करेंगे, इस हेडिंग के लिए डेटा इंसर्ट करेंगे, किससे, पाइथन प्रोग्रामिंग से। तो चलते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग पर। तो ये यहाँ पर हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, अब हम इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, मतलब हम क्या करेंगे, टेबल में अपना डेटा जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो वैसे ही पूरा वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग होगी। ये हमारे डेटाबेस का नाम यहाँ पर मैं चेंज करके एम्प्लॉय कर देता हूँ। फिर ये हमारा माई कर्सर इक्वल टू कनेक्ट कॉन डॉट कर्सर वैसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम इंसर्ट, इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना। तो इंफॉर्मेशन को हम एक इंफॉर्मेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं और कई इंफॉर्मेशन हम एक साथ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि एक इंफॉर्मेशन कैसे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेरी क्या होगी, एक एक लाइन बस इंसर्ट करनी है अभी हमको। तो पहले क्वेरी जो होगी वो क्या होगी, इंसर्ट इनटू, यहाँ पर मैं टेबल नेम दे देता हूँ emp info। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो, इसी टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम एम्प्लॉय इन्फो पे। तो यहाँ पर हो गया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो। यहाँ पर हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला कॉलम जो है वो क्या है, नेम। फिर क्या है, एज। देख लेते हैं यहाँ पर कॉलम एज और एड्रेस। एज जो स्मॉल में लिखा, जैसे आपके कॉलम बने हुए हैं वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ पर अगर एज स्मॉल है तो हमको स्मॉल भी यहाँ पर एज जो है स्मॉल ही देना पड़ेगा। फिर एड्रेस में ए कैपिटल है, डबल डी आर ई डबल एस, ये हमने दे दिया। तो ये हमारे हो गए। सबसे पहले क्या आएंगे यहाँ पर कॉलम में, कि किस कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो आपको डैश कर करके सारे कॉलम लिखना है, हमने तीन ही कॉलम यूज किए हुए हैं। तो यहाँ पर तीन कॉलम की हेडिंग हमने दे दी है। फिर इसके बाद आपको वैल्यूज डालनी है इन कॉलम में, तो आपको वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। और वैल्यू में आप अभी यहाँ पर वैल्यू लिखना जरूर नहीं है, आप यहाँ प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज जो है प्लेस होल्डर की तरह यूज होता है, यहाँ पर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको। तो अगर आप MySQL पे काम कर रहे हैं तो आप प्लेस होल्डर परसेंटेज लगा सकते हैं। अगर आप दूसरे डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो फिर उसके लिए दूसरा
प्लेस होल्डर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम MySQL यूज कर रहे हैं, तो इसका प्लेस होल्डर हमने क्या लिखा, परसेंटेज, क्योंकि हम अभी 3 वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 3% दे सकते हैं, क्योंकि नेम के लिए, एज के लिए और एड्रेस के लिए। अब हमको यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं वैल्यूज, फिर कॉमा करके सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम क्या हो जाएगा, तो नेम की जगह आ जाएगा राम, एज की जगह आ जाएगा 30 और एड्रेस की जगह हम यहाँ डाल देते हैं ABALPUR, जबलपुर। तो अभी क्या होगा, हमारा केवल एक डेटा जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट किया जाएगा। प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पर सबसे पहले दे दिया हमने राम, दूसरे प्लेस होल्डर की जगह दे दिया 30, तीसरे प्लेस होल्डर की जगह दे दिया यहाँ पर जबलपुर। तो ये हो गई हमारी पहली वैल्यू, पहली लाइन जो कि डेटाबेस में इंसर्ट होने जाएगी। किस कॉलम में, नेम, एज और एड्रेस कॉलम में। इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर हमने, अब हम यहाँ पर एक चीज बनाने वाली है कि जब हम यहाँ पर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिखेंगे तो यहाँ पर क्वेरी तो लिखनी पड़ेगी। जो हम क्वेरी लगा रहे हैं, कौन सी क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी, ये पूरी इंसर्ट की क्वेरी है ये यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें एक और वेरिएबल डालना पड़ेगा वैल्यूज, क्योंकि हम इंसर्ट की क्वेरी में क्या लिख रहे हैं, वैल्यूज में प्लेस होल्डर डालना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो साथ में क्वेरी वेरिएबल के अंदर हमको ये क्वेरी मेथड के अंदर जहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्वेरी, वहां पर क्वेरी के साथ साथ हमको ये वैल्यूज भी लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ये क्वेरी आ गई, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम अपनी जो हमने क्वेरी लिखी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और फिर उसके बाद हम अपनी क्वेरी दे रहे हैं, साथ में वैल्यू दे रहे हैं, जो वैल्यूज हम यहाँ पर इस टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, सेव कर दिया हमने। इसके बाद कुछ नहीं है, कमिट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्लोज। तो कमिट और क्लोज तो आपको हर बार लिखना है। कमिट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद और कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम क्लोज यूज करते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा। इस प्रोग्राम का नाम है python 6.py। फिर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर क्वेरी, यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो चुका है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी एम्प्लॉय इन्फो टेबल में इंसर्ट हो चुकी है। तो इसको हम देखते हैं अपने, इसको रिफ्रेश करते हैं MySQL को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन टेबल है उसमें एक डेटा इंसर्ट हो चुका है राम, नेम में, एज में क्या आया है 30 और एड्रेस में क्या आया है जबलपुर। तो हमारा पहला डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए आगे हम, अभी तो हमने क्या किया है, एक वैल्यू इंसर्ट की। अगर हमें मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो फिर हम उसके लिए ऐसा कर सकते हैं, हम इसको वैल्यू को कर देते हैं कमेंट, और हम ऐसा यूज कर सकते हैं वैल्यूज, और वो सारी वैल्यू दे सकते हैं हम लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ये हमने वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर दी हुई है मोहन श्याम, और यहाँ पर मैं और नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ राम। नाम ऑलरेडी डाल चुके हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं अमित। तो यहाँ पर नेम होगी, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यूज वेरिएबल, फिर इक्वल्स टू, फिर लिस्ट। लिस्ट के अंदर टपल है हमारी, तो पहली टपल में पहली वैल्यू, और यहाँ पर एक और चीज है एड्रेस हमारा, तो एड्रेस में मैंने डाल दिया यहाँ पर जबलपुर, और यहाँ पर दूसरे में डाल दिया मैंने भोपाल, यहाँ तीसरे में मैंने कर दिया इंदौर, और यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर कर सकते हैं आप कटनी। तो ये हमारा एड्रेस हो गया, क्योंकि हमारे डेटाबेस में 3 कॉलम बने हुए इसलिए हमको 3 वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब हर रो के लिए 3 वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कितनी रो पे कितनी रो इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, और एक रो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है। तो इसमें इस तरीके से आप कितनी भी रो जो है अपने डेटाबेस पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने 4 ही रो इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो वैल्यूज, लिस्ट के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी टपल के फॉर्म में। फिर उसके बाद वैसे ही आपको करना है, क्वेरी लिखना है और वैल्यूज की जगह ये वैल्यूज लिखनी है क्वेरी में। फिर उसके बाद कमिट करना है, क्लोज करना है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और फिर से रन करूंगा। यहाँ पर कुछ एरर प्राप्त हो रही है हमको। एरर क्यों प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेरी गलत एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने अगर मल्टीपल वैल्यू दी हुई है, मैनी वैल्यूज दी हुई है, तो यहाँ पर आपको क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट क्वेरी की जगह एग्जीक्यूट मैनी लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी देन क्वेरी एंड देन वैल्यू, मतलब आप सिंगल वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट बस लिखेंगे। यदि आप मल्टीपल वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट मैनी। तो इसको मैं सेव करता हूँ, फिर से रन करूंगा। तो हमारा यहाँ प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम फिर से जाके डेटाबेस में देखेंगे कि क्या हमारी वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए राम के बाद ये हमारी 4 वैल्यू और इंसर्ट हो गई है, उसकी एज इंसर्ट हो गई है और उसकी एड्रेस भी इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यू जो है अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है माइस्क्यूएल डेटाबेस का, अगर हम डेटाबेस जब बनाए, क्योंकि जब आप माइस्क्यूएल की सीरीज देखेंगे या माइस्क्यूएल डेटाबेस की सीरीज में डालूंगा जब अपने यूट्यूब चैनल पे, तो माइस्क्यूएल को डेटाबेस क्रिएट करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक यूनिक जो हेड एक यूनिक हेडिंग देनी पड़ती है, या तो सीरियल नंबर होता है या उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, जो एक यूनिक की होती है। मतलब हर डेटाबेस में एक कॉलम ऐसा होता है जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, मतलब यूनिक की, जो उस डेटा को आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब अपने पाइथन से डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं अभी आपको माइस्क्यूएल का ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, माइस्क्यूएल के बारे में ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये केवल पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करने वाला वीडियो है। यदि आपको माइस्क्यूएल के बारे में और सीखना है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको माइस्क्यूएल के वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। माइस्क्यूएल में कैसे हम क्वेरी लगाते हैं, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो सकता है, पूरा बेसिक मैं वहां पर बता दूंगा। तो अभी क्या किया हमने यहाँ पर अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस में एक वैल्यू इंसर्ट की और फिर उसके बाद मल्टीपल वैल्यू भी इंसर्ट की हुई है। अब हम आगे देखते हैं कि हम अपने डेटा को, अभी तो हमको डेटाबेस में जाके देखना पड़ रहा है, मतलब जो भी हमने वैल्यू इंसर्ट की हुई है वो हमें क्या करना पड़ रहा है, डेटाबेस में जाके देखना पड़ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू, हम हमारे जो डेटा हमने मतलब जो टेबल में डेटा हमने इंसर्ट किया हुआ है वो हमको यहीं दिख जाए, मतलब वो हमको यहीं प्रोग्राम में दिख जाए, जो भी हमारा टेबल में डेटा है वो हमको प्रोग्राम में यहीं पर दिख जाए, तो उसके लिए हम एक और क्वेरी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट क्वेरी। तो हम देखते हैं आगे कि हम सेलेक्ट क्वेरी को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सिलेक्ट फ्रॉम डेटाबेस। तो सिलेक्ट फ्रॉम डेटाबेस में आपको यहाँ से आप टेबल से अपना डेटा जो है सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही पूरा वैसे ही के वैसे ही है, यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है कनेक्शन, फिर कनेक्शन, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग लगाई हुई है। हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डेटाबेस हो गया। फिर यहाँ पर कर्सर मेथड यूज कर लिया हमने। फिर यहाँ पर जो क्वेरी लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं सिलेक्ट फ्रॉम। सेलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि आप अपनी टेबल से पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ हम क्वेरी लगा रहे हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, जो हमारी टेबल है, मतलब ये हमारा डेटाबेस है एम्प्लॉय और इसके अंदर टेबल बनी हुई है एम्प्लॉय इन्फो। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉय इन्फो टेबल से सारा डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्वेरी लगाते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एस्ट्रिक लगाने से जो टेबल का पूरा डेटा है वो सेलेक्ट हो जाता है। फिर इस क्वेरी को हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं यहाँ पर एग्जीक्यूट मेथड का उपयोग करके। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेटाबेस के केस में बताया था कि हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो उसको शो करने के लिए हम फॉर लूप लगा सकते हैं। वैसे ही अब हम टेबल से डेटा निकाल रहे हैं, अपना टेबल से डेटा निकाल रहे हैं, पूरा हिस्ट्री का मतलब सारा डेटा निकाल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने इंसर्ट की हुई है टेबल पे, तो उन सबको हम फॉर लूप में लगा के भी शो कर सकते हैं। तो ऐसा हम फॉर लूप लगा सकते हैं फॉर रो इन माई कर्सर। माई कर्सर मतलब जिसमें हमारे इस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसको एक एक करके प्रिंट करने के लिए हम ऐसा लगा सकते हैं फॉर रो इन माई कर्सर, और सारी रो को हम प्रिंट कर सकते हैं और फिर उसके बाद कमिट करेंगे और फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो इसको हम देखते हैं क्या हमारी टेबल की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है कि नहीं हो रही। इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम पाइथन 7.py। तो यहाँ देखिए टपल के फॉर्म में सारा डेटा हमारा शो हो रहा है, जो कि टेबल में सारा मेंटेन था वो यहाँ पर हमको शो हो रहा है। राम 30 जबलपुर, मोहन 20 जबलपुर एंड श्याम 30 भोपाल, ये पूरा डेटा हमारा टपल के फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
अब अगर हम चाहते हैं तो हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, फैच ऑल, जो हमने डेटाबेस को फैच करने के लिए भी की थी। तो यहाँ पर हम फैच ऑल लगा सकते हैं। तो फैच ऑल में क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो टपल के फॉर्म में तो होगा, लेकिन टपल टपल जो होंगी वो किसके अंदर आ जाएंगी, लिस्ट के अंदर। मतलब हम लिस्ट के फॉर्म में अपने टेबल के डेटा को यहाँ पर प्रेजेंट या प्रिंट कर सकते हैं। तो फैच ऑल मेथड का उपयोग करते हैं यहाँ पर माई कर्सर में, जिसके पास हमारा पूरा डेटा है। तो इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं इस प्रोग्राम को फिर से। तो यहाँ पर क्या है, हमारा पूरा डेटा आ रहा है जो कि टपल के फॉर्मेट में है, लेकिन एक लिस्ट के अंदर है, ये देखो। तो ये तो था वो तरीका जब हम अपनी डेटाबेस की टेबल से डेटा को फैच करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए ये क्वेरी का यूज करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि हम अपने डेटा को टेबल में अपडेट कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हमको डेटा को अपडेट करना हो, अभी हमने डेटा पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, फिर टेबल क्रिएट की, फिर हमने टेबल का डेटा इंसर्ट किया, फिर हमने टेबल का डेटा सेलेक्ट किया। हम टेबल का डेटा अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे अपडेट करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा अपडेट डेटा इनटू टेबल। मतलब हम क्या करेंगे, अब डेटा को अपडेट करेंगे अपने टेबल पे। तो हम वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले हम इंपोर्ट करेंगे कर्सर, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग लगाएंगे, मैस्क्यूएल कनेक्शन इंपोर्ट किया, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग। फिर यहाँ पर हम अपने डेटाबेस का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम वही कर्सर को यहाँ पर कर्सर मेथड को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेरी लगा रहे हैं वो कुछ तरीके से लगाएंगे अपडेट करने में। यहाँ पर हमारी जो टेबल का नेम है वो है एम्प्लॉय इन्फो। यहाँ पे कर रहे हैं हम सेट। अब सेट हमको चेंज क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको इस टेबल में से चेंज क्या करना है। तो सपोज मैं श्याम का एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ, श्याम का एड्रेस जो कि भोपाल है उसको अपडेट करके कुछ और चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्वेरी कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, अपडेट, किस टेबल को अपडेट कर रहे हैं, टेबल इन्फो को। सेट, क्या अपडेट कर रहे हो आप, हम अपडेट कर रहे हैं एड्रेस फील्ड, ADDRESS। तो हम यहाँ पर एड्रेस फील्ड को जो है वो अपडेट करना चाह रहे हैं, और क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, किसका एड्रेस अपडेट करना चाह रहे हैं, श्याम का। तो जिसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं, पहले हम वो लिखेंगे सेट एड्रेस। और सेट एड्रेस पे हम क्या देने वाले हैं, अभी क्या है एड्रेस पे इसका, अभी श्याम का एड्रेस जो है वो भोपाल है। हम इसको चेंज कर देंगे यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं कटनी से। ठीक है। तो अपडेट किसको अपडेट कर रहे हैं हम, ये क्वेरी है MySQL की। अपडेट कर रहे हैं, किसको अपडेट कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय इन्फो जो कि टेबल है हमारी। सेट, सेट के बाद आपको कॉलम नेम देना है, किस कॉलम को अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस को। क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर अपडेट करना चाह रहे हैं हम कटंगी, कटनी सॉरी, यहाँ पर अपडेट करना चाह रहे हैं हम कटनी, मतलब उसका एड्रेस अभी भोपाल है, यहाँ पर कटनी करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर वेयर, अब यहाँ पर वेयर की बात आएगी कंडीशन। अब कंडीशन क्या आएगी कि उसका, आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि जैसे तो जनरली हम जो कंडीशन है, मतलब वेयर के बाद जो हम लिखते हैं वो या तो प्राइमरी की यूज करते हैं या कोई यूनिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारे टेबल में कोई ऐसी यूनिक आइडेंटिटी या प्राइमरी की है नहीं, क्योंकि हमने लगाई नहीं है अभी। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं वेयर नेम इज श्याम, मतलब जिसका नाम श्याम है उसका एड्रेस हम चेंज करने वाले। तो हम जो अपनी क्वेरी लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, अपडेट किस टेबल को अपडेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय इन्फो को। सेट किसको अपडेट कर रहे हैं हम, किस कॉलम को अपडेट करना चाह रहे हैं, एड्रेस को क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, कटनी अपडेट करना चाह रहे हैं। कंडीशन क्या होगी, किसका अपडेट करना चाह रहे हैं, वेयर नेम इज श्याम, मतलब श्याम का एड्रेस अपडेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जनरली हम प्राइमरी की या कोई यूनिक यूनिक जो हमारा कॉलम होता है उसको लगाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई यूनिक नहीं है, तो हम नेम ही को समझ रहे हैं कि यूनिक है हमारा, क्योंकि नेम जो है हमने अलग अलग लिए हुए हैं सब में, ये देखिए। तो यहाँ से वो समझ जाएगा कि जो श्याम का एड्रेस है वो चेंज करना है। फिर हम वैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे एग्जीक्यूट माई कर्सर एग्जीक्यूट क्वेरी, कनेक्शन को कमिट करेंगे अपने और क्लोज कर देंगे। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पर रन करूंगा, पाइथन PIGHT8.py। यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पाइथन 8 प्रोग्राम का जो फाइल का नेम वो 8 है।
.py इसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं रन करने के लिए। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो चुका है, मतलब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जानी चाहिए। यहाँ श्याम का एड्रेस जो अपडेट हो जाना चाहिए, इसको मैं टेबल को ओपन करता हूँ अपने डेटाबेस को और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पर देखिए श्याम का जो एड्रेस है वो क्या हो चुका है, कट नहीं हो चुका, मतलब हमने अपनी कोडिंग से इस टेबल की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया। तो ये तो था अपडेट क्वेरी। यदि आप डिलीट करना चाहते हो, अभी आप अपने टेबल से डेटा को, पूरे डेटा को डिलीट करना चाहते हो, तो आप डिलीट की क्वेरी भी लगा सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं हम, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम देंगे, जैसे टेबल का नाम है EMP info। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये होती है डिलीट करने की क्वेरी। इसको आप यहाँ पर डिलीट डेटा कर सकते हैं। डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल। तो यहाँ पर अगर हम टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, नहीं टेबल को डिलीट नहीं, यहाँ से टेबल से पूरा डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, कमिट करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ। ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब हम देखते हैं क्या टेबल डेटा डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन का, एम्प्लॉय का सारा डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि हमने डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखा था, तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। यदि आप कोई एक डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से आप वेयर लिख के, वेयर आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली क्वेरी जो है वो मैं कैपिटल लेटर में ही लिखना प्रेफर करता हूँ। वेयर के बाद आप यहाँ पे लिख सकते तो वेयर नेम इक्वल्स टू, आपको जो भी, जिसका भी आपको डेटा इन्फो, मतलब जो भी यूनिक कॉलम है उसमें, जो भी यूनिक कॉलम, जैसे नेम हमारे पास यूनिक कॉलम है, तो जिसका आपको डेटा डिलीट करना है आपको वो नेम दे देना पड़ेगा। तो केवल यहाँ पर एक रो का डेटा डिलीट होगा, लेकिन हमने क्या लगाया हुआ है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, अभी हमने ये नहीं यूज किया है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, टेबल से पूरा डेटा डिलीट हो चुका है। तो ये तो था पाइथन के साथ डेटा को, डेटाबेस को, माइस्क्यूएल डेटाबेस को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे हम माइस्क्यूएल पे क्वेरी परफॉर्म करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पाइथन के डीजेंगो फ्रेमवर्क पे कैसे काम करते हैं। तो वहां पर हम माइस्क्यूएल डेटाबेस का और अच्छे से यूज करेंगे। अब डीजेंगो फ्रेमवर्क क्या है? डीजेंगो जो फ्रेमवर्क है वो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए है। तो अब हम जो डेटाबेस पे काम करेंगे वो हम वहीं पर करेंगे। हम सबसे पहले डीजेंगो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, पाइथन का क्या होता है, और उसमें फिर हम डेटाबेस का उपयोग करेंगे और माईएसक्यूएल डेटाबेस को ही उपयोग करेंगे, और वहां पर हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे या वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कैसे हम पाइथन के साथ माईएसक्यूएल डेटाबेस को यूज कर सकते हैं और माईएसक्यूएल डेटाबेस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड यदि आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।